देश भर में इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन दिनों साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं। साथ ही इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने के लिए देशवासियों को आगाह किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी साइबर ठगों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिन के अंदर डिजिटल हाउस अरेस्ट की 2 घटनाएं सामने आई हैं। भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। वहीं प्रदेश में ये तीसरी घटना है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मामले में विशेष सतर्कता के साथ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट के 2 मामले सामने आए हैं, जहां ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस बताकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया और लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स कई सुझाव देते रहते हैं। एक्सपर्ट्स ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने के तरीके, सजा के प्रावधानों और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में कुछ टिप्स दिए हैं। आइए इनके बारे में बताते हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। संदीप मित्तल, एएसपी साइबर क्राइम रायपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत नमस्कार आपका। सर, अभी देखा जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले जो हैं वो देश भर में बढ़ रहे हैं और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं उनमें भी ये ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक लोगों को आगाह किया है। मैं आपसे कुछ बुनियादी सवाल जानना चाहता हूं कि किस तरीके से ये जो साइबर अरेस्ट, जो साइबर डिजिटल अरेस्ट जो है, एक्चुअली वो होता क्या है सर? मुख्यतः यह होता है कि इसमें सामने कोई अज्ञात नंबर से या कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच या पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स इत्यादि कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी बनकर सामने वाले व्यक्ति को यह बोलता है कि आपके द्वारा यह त्रुटि की गई है या आपके द्वारा फ्रॉड किया गया है या आपका बच्चा रेप के मामले में फंस गया है, हमने उसको डिटेन किया हुआ है कहकर उसको एक गिरफ्तार जैसी हालत में रखकर उससे अवैध रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन की उगाही करता है। इसे ही मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। सर, आमतौर पर देखा गया है कि पहले जब लिंक भेज करके फोन पे पर या कोई भी लिंक, मिंत्रा का लिंक है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका लिंक भेज करके जो ठग है वो ठगी कर लेते थे और जब पुलिस में शिकायत जाती थी उसके बाद भी काफी दिन लग जाते हैं पर लोगों के पैसे जो हैं वो वापस नहीं आ पाते। आरोपी जो है जितनी ज्यादा तादाद में है उतने आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। अब ये एक कदम आगे बढ़ गया है। ये जो डिजिटल अरेस्ट है वो एक कदम आगे बढ़ गया है। पुलिस के पास क्या व्यवस्था है सर इससे जुड़ने के लिए? क्या पुलिस सक्षम है? पुलिस के पास जो भी उपकरण है वो सक्षम है इन ऐसे चीजों, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सर? आमतौर पर यह देखा गया है कि इस प्रकार के जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं ये समय समय पर अपना ट्रेंड चेंज करते रहते हैं। जैसे शेयर ट्रेडिंग के नाम पे ठगी आपने बताया, जैसे कोई एक लिंक जो बेसिकली एप्लीकेशन या एपीके लिंक जिसको अपन बोलते हैं, इस प्रकार के लिंक सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट के आधार पे, यदि जैसा कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन शॉपिंग करता है उससे कोई शॉपिंग का इस प्रकार का फाइल भेज दिया गया जिससे उसकी निजी डेटा इत्यादि ये लोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जैसे ही आप उसके लिंक को टच करके अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी कमर्शियल इन्फॉर्मेशन
इनके साइट पर अपलोड करते हैं तो आप अपने डिवाइस का एक्सेस खो देते हैं और इसी का लाभ उठाकर आपके डिवाइस को वो हैक करता है और हैक करने के बाद जो आपके कमर्शियल डेटा जिस बैंक से आपका अकाउंट लिंक है वहां से ये लोग आपका उस फोन के माध्यम से सारा अकाउंट का पैसा जो है अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। इस प्रकार की ठगी भी की जाती है। वर्तमान में एक और ट्रेड जो चल रहा है वो शेयर मार्केट को लेकर है। आमतौर पर लोग जो है शेयर मार्केट को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। आजकल एक ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को पहले जोड़ा जाता है। जोड़ा जाने के बाद उनसे शुरू में कुछ इन्वेस्ट कराया जाता है। इन्वेस्ट के आड़ में उनको शुरू में कुछ धनराशि भी प्रॉफिट के रूप में दी जाती है। सर आमतौर पर जब जी सॉरी विश्वास जीत लेते हैं उसके बाद उसके बाद जो है एक बड़ी धनराशि उससे इन्वेस्ट करा लेते हैं और बाद में उस व्यक्ति को ग्रुप से लेफ्ट कर देते हैं। इस प्रकार का भी जो है अभी ऑनलाइन फ्रॉड में देखा जा रहा है। और जो साइबर क्राइम ब्रांच के पास में हमारे पास जो सेटअप है और देश में जो ऑनलाइन फ्रॉड के जो पोर्टल हैं जिसे हम NCRP पोर्टल कहते हैं और इसी प्रकार से गुम मोबाइल जो इस प्रकार का होता है उसमें एक CEIR पोर्टल होता है। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर लोग अपने कंप्लेन को तत्काल दर्ज कर सकते हैं। जैसे ही वो अपना इसमें शिकायत दर्ज करते हैं वह शिकायत संबंधित थाना और जिस मोबाइल नंबर से वो अपराध होता है तो टेलीकॉम जो विभाग होता है उसको और साथ में जिस बैंक से इस प्रकार के अकाउंट से इस प्रकार की ठगी की गई है तत्काल उसमें जो है जाकर राशि को ऑटोमेटिक मोड से होल्ड करा दिया जाता है। सर इसी पर मैं आऊंगा कि एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके खाते में 70 लाख 80 लाख रुपए हैं और 2-3 बार करके साइबर ठगों ने उसके खाते से पैसे ले लिए और उसके बाद जब वो पुलिस के पास जाता है तो 1-1 साल 2-2 साल लग जाता है, लेकिन वो जो पूरी की पूरी राशि है वो वापस नहीं आ पाती। 1-1.5 साल लग जाता है, उसमें सिर्फ 10 लाख या 15 लाख तक ही उसके पास में आ पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सर पुलिस विभाग भी जो है वो कमजोर नजर आता है और वो आदमी जो है वो जो आपकी तरफ देख रहा है एक आशा की नजर से कि भाई ये पुलिस वाले हैं, ये मुझे पैसा ला करके दे देंगे, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं सर? इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जो इसकी विवेचना है वो एक बहुत टफ प्रोसेस है और इस प्रकार के अपराधी जो अपराध में संलिप्त रहते हैं वो शुरू से ही फर्जी नाम से अपने अकाउंट खोलते हैं, फर्जी सिम का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्चुअल VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को कॉल करते हैं ताकि वो एक आड़ के पीछे में छिपे रह सकें। उनका जो वास्तविक नाम वगैरह उनकी पहचान और उनका अकाउंट वगैरह जो है वो प्रथम दृष्टया प्रकाश में ना आ सके, इसके लिए हम लोग जो है अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक की मदद से, टेलीकॉम जो अथॉरिटीज हैं उसकी मदद से, प्रार्थियों के द्वारा जो बताया गया है और अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा I4C एक प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है जिसमें हम यह चेक कर सकते हैं कि अलग अलग जो विभिन्न भारत के राज्य हैं वहां से भी क्या इस प्रकार के नंबरों का इस्तेमाल करके ऐसे अपराध किए गए हैं, उनकी क्या दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। तो इस प्रकार से जो विवेचना है, विवेचना में तेजी के लिए भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वो पुलिस को प्रदान किया जा रहा है। सर अभी एक घटना सामने आई थी मध्य प्रदेश से जहां रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी जो थे वो डिजिटल अरेस्ट के चंगुल में फंस गए थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। सवाल यह है सर कि जो व्यक्ति खुद ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, इतने साल सरकारी नौकरी की है, अधिकारी पद पर रहे हैं, अगर वो ही अगर ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं तो आम आदमी फिर क्या करे सर? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम जागरूकता कैसे फैलाएंगे सर, क्योंकि इसकी जद में वो रिटायर्ड जो बड़ा अधिकारी है, नारकोटिक्स अधिकारी है, वो भी पहुंच जा रहा है सर। मूलतः यह विशेष अपराध के साथ साथ में एक जागरूकता का भी है। मैं आपके माध्यम से लोगों को यह अपील भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई शासकीय संस्था, अर्ध शासकीय संस्था, बैंक, टेलीकॉम कंपनी इत्यादि कोई भी आपको कोई भी डेटा आपको जो है पैसा मांगने के उद्देश्य से नहीं भेजता और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको फोन करके कोई FIR या जब्ती या मेमोरेंडम या इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन नहीं भेजती है। सभी सरकारी एजेंसीज की एक स्थापित प्रक्रिया है, एक सूचना देने की प्रक्रिया है।
अगर इस प्रकार का कोई भी मामला लोगों के संज्ञान में आता है तो सर्वप्रथम आप तत्काल अपने आसपास के साइबर सेल या क्राइम ब्रांच और अपने निकटस्थ थाना में संपर्क करें, उनको अपनी स्थिति के बारे में बताएं। पैनिक होकर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा की मांग करता है और आप उसको देते हैं तो आप निश्चित तौर पर डिजिटल ठगी के शिकार बनते हैं। जी सर। सर ये बताइए कि जब आप लोगों के पास में कोई ठगी का बड़ा मामला सामने आता है या डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर फ्रॉड को लेकर के, और उसके जो तार हैं, आरोपी के जो तार हैं वो दूसरे राज्य से जब जुड़ते हुए नजर आते हैं, तो क्या आपको दूसरे राज्य की पुलिस के साथ समन्वय बहुत आसानी से हो जाता है कि उसमें कोई समस्या आपको आती है क्योंकि राज्य बदल चुका है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइबर के मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नोटिस इत्यादि अपराधियों की जानकारी के लिए हमें MHA के द्वारा I4C एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। JCCT का एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम लोग दूसरे राज्यों से जानकारी लिखित रूप में प्राप्त करते हैं और दूसरे राज्य भी हम लोगों से इसी प्लेटफॉर्म के आधार पे हेल्प लेते हैं। तो हमें दूसरे राज्यों में इसमें बराबर हम लोगों को मदद मिलती है। दूसरी राज्यों की टीम हमारे यहाँ आती है तो हम लोग भी उनको मदद करते हैं। मूल बात यह है कि जो लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ठगी होती है तो आप कितनी जल्दी जाकर पुलिस के पास इन्फॉर्म करते हैं या ऑनलाइन जो हमारा साइबर पोर्टल है NCRP, उसमें कितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज कराते हैं। व्यक्ति जितनी जल्दी उसमें शिकायत दर्ज कराता है तो उसके पैसा के बचने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। और हम लोग जो अभी प्रकाश में देख रहे हैं, लोग घटना होने के एक महीने बाद आते हैं और इसी कारण उनको जो तत्कालिक रूप से जो उनको राहत मिल सकती है वो मिलने में विलंब होता है। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, सर आखिरी सवाल है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सरकार को कितने बड़े पैमाने पर इस पर काम करना पड़ेगा ताकि अवेयरनेस जो है वो लोगों में सामने आए? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ऑलरेडी दुनिया देखे हुए हैं, अपने फील्ड में बहुत दिग्गज हैं, वो तक इन मामलों में फंस जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सर सरकार को किस पैमाने पर काम करना होगा अवेयरनेस के लिए और वो क्या तरीके होंगे? पंडरी मोआ थाने में जो भी घटना हुई है मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें जो प्रार्थी थी उसने मोआ थाने में तुरंत इसमें अपराध पंजीबद्ध कराया। उसने पूरी घटना का वास्तविक ब्यौरा बताया कि महाराष्ट्र के क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनके उसे यह फोन किया गया कि आपके आधार कार्ड के से 311 फेक अकाउंट बने हैं और आपके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बिना झिझक न डरते हुए तत्काल पंडरी थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया। रायपुर रेंज के साइबर थाने से तत्काल उस मामले को विवेचना में लिया गया और इसी में एक राजनांदगांव के रहने वाले जसविंदर साहनी नाम के 58 वर्षीय व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुल इसमें ठगी की राशि 58 लाख रुपए थी, जिसमें से 9.5 लाख रुपए को तत्काल सीज कर लिया गया और भविष्य और आगे भी हम इसमें विवेचना करके हमें यह उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक धनराशि को हम सेव कर लेंगे। और इस प्रकार के फ्रॉड के मामले में रायपुर रेंज साइबर थाने के द्वारा 4 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक होल्ड कराई जा चुकी है। रायपुर साइबर सेल और क्राइम ब्रांच के द्वारा भी 3 करोड़ से अधिक की राशि को होल्ड कराया गया है। तो प्रथम दृष्टया इस प्रकार के मामले में आपके माध्यम से लोगों को यह अपील करना चाहूंगा कि तत्काल जैसे ही घटना होता है आप तुरंत NCRP पोर्टल में सबसे पहले अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निकटस्थ थाने और साइबर सेल से संपर्क करें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार से पैसे की मांग नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे तुरंत बहुत बड़ा 20%, 30%, 40%, 100% इत्यादि का लाभ का लालच देता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपको आपका पैसा दोगुना करने का लालच देता है, तो वह निश्चित तौर से वह व्यक्ति फ्रॉड है। किसी प्रकार के लालच में न आए। रायपुर पुलिस के द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा भी लगातार अभी 15 दिवस तक इसी के लिए जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया था और बीच बीच में हम लोग व्हाट्सएप, सोशल साइट्स के माध्यम से भी लोगों को जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में अवगत होते रहते हैं, लोगों को कराते रहते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि किसी प्रकार से भी कोई भी व्यक्ति आपका जो है पैसे की मांग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करता है तो आप तत्काल जो है उसकी सूचना संबंधित थाने में दें। बिल्कुल। तो ये थे संदीप मित्तल, ASP साइबर क्राइम रायपुर। सर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आपने बताया कि जब भी आपसे कोई सरकारी एजेंसी का अधिकारी या कोई भी कर्मचारी आपसे पैसों की मांग करता है और आपको कहता है कि आपके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई है, आपके आधार कार्ड की बहुत सारी कॉपीज बनाई गई है, आपके ऊपर अपराध दर्ज किया गया, तो ऐसे में पैसा देने की जल्दबाजी ना करें और बल्कि तुरंत आप नजदीकी पुलिस थाने में जाइए, साइबर थाने में जाइए, तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से पुलिस वाले जो हैं वो उसको सुलझा देंगे। चलिए सर, जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका।